इसको मैंने टिक लगा रखा है कि ये राइट स्टेटमेंट है। और आप इमेजिन नहीं करोगे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। एक बार मेरे आकाश के टेस्ट में एग्ज़ैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आया था। थैंक गॉड करता हूँ कि यार फाइनली इस चीज़ ने इतनी हेल्प की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना फिज़िक्स और केमिस्ट्री को दे पाया, सिर्फ़ इस शॉर्ट नोट्स की वजह से। मैंने एक चैप्टर का अपनी शॉर्ट नोट्स से पढ़ लिया तो मुझे उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं पड़ेगा। So, hi friends, I am Gurpreet Singh Virk, first year MBBS student at AIMS Jammu. And today my video is on short notes because मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने ये सोचा था कि मैं शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना चाहता हूँ कि जो मुझे एंड मोमेंट पर भी काम आए। यार काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ कि जो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक बहुत सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बट जैसे ही लास्ट टाइम आता है तो उन शॉर्ट नोट्स को पता नहीं उनके कहाँ होते हैं, वो क्यों नहीं उनको रिवाइज करते। यही मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैं यार अगर मेहनत कर रहा हूँ, अपना टाइम कंज़्यूम कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे एंड पे वो उसका मुझे बेनिफिट होना चाहिए। तो इसीलिए यार मैंने ये सोचा कि मैं जो बायो का मेनली हमें बायो का ही होता है बिकॉज़ बायो में मेमोरी वाला पार्ट ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री में हम फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स वगैरह और जो रिएक्शंस होती हैं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही याद कर लेते हैं। एंड फिज़िक्स भी सेम ऐसे ही है यार कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हमें फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह याद हो जाते हैं। मेन बायो का था बिकॉज़ बायो में हमें रीडिंग्स देनी होती हैं, बहुत सारी रीडिंग्स देनी होती हैं। और ऐसा होता है ना कि बंदे शॉर्ट नोट्स में पढ़ तो लेते हैं, मतलब कि शॉर्ट नोट्स में जो चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं फॉर वन वर्ड्स या मतलब कुछ कीवर्ड्स याद करने होते हैं, वो कर तो लेते हैं, वो चीज़ अच्छी है, एग्ज़ाम्पल्स याद कर लेते हैं। बट वही ना, फिर भी आपको रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी है ना कि नीट एग्ज़ाम में आपको कैसे बड़े-बड़े क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर उसकी ऑप्शंस बड़ी-बड़ी आती हैं आजकल, है ना, पैराग्राफ टाइप्स। तो उस चीज़ की हैबिट भी तो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट करके, मतलब सोच के, ये सारी चीज़ों को मैंने सोच के ही अपना शॉर्ट नोट्स का जो पैटर्न था वैसा रखा। तो मैं शो कराऊँगा अपनी वीडियो में कि यार किस तरह से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को बनाया बायो के स्पेशली। इसमें यार 2 चीज़ों को मैंने काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दी है। फर्स्ट कि यार मुझे अगर मैंने एक चैप्टर का अपनी शॉर्ट नोट्स से पढ़ लिया तो मुझे उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं पड़ेगा। और सेकंड थिंग ये है कि जब मैं अपना जो एक चैप्टर है उसको मैं कम से कम 15 मिनट में खत्म कर लूँ। ये मेरा लास्ट गोल मोटिव था, मतलब कि ये मैं चाहता था कि एंड मोमेंट पर ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे पास कि मैं 15 मिनट्स में एक चैप्टर रिवाइज़ कर लूँ। रिवाइज़ भी ऐसे करूँ कि यार मुझे बाद में एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यार किस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए यार अपने ये वाले। तो यार जैसे इसमें सबसे पहले मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला चैप्टर ही ले लेता हूँ यार बिकॉज़ सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही होता है प्लस 1 का। तो इसमें आप फर्स्ट थिंग देखो यार, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट अबाउट देयर डाइवर्सिटी। यार ये चीज़ आप ढूँढने लग जाओगे कि यार एनसीईआरटी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बिकॉज़ यार ये लाइन्स मैंने इंट्रोडक्शन में से उठाई हैं। ऑब्वियसली ना यार, फिर मेरा नोट्स बनाने का मतलब ही क्या हुआ? आखिर की वही मेरा कंसर्न था कि अगर मुझे एनसीईआरटी ही दोबारा से पढ़नी पड़ गई एक चैप्टर पढ़ने के बाद, तो मैं क्यों ही फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, राइट? अब इसमें इम्पोर्टेंट बात देखो कि मैंने कोई भी चीज़ लिखी है ना, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली लाइन टू लाइन लिखा है यार एनसीईआरटी में। जैसे मैं वहाँ दिखाता हूँ, जैसे सेल थ्योरी देखो आप। सेल थ्योरी में 1838 में मैथियस लीडन, जर्मन बॉटनिस्ट लिखा है। देन एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल व्हिच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, राइट? इसमें यार देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा कि सिंपल कीवर्ड्स में लिख दिया कि सेल थ्योरी है, 1838 में लिख दिया, मैथियस लीडन लिख दिया और प्लांट्स पे इन्होंने वर्क किया था। ये कुछ नहीं लिखा। बिकॉज़ यार हमें पता है ना कि जो आजकल पेपर में भी आता है ना, वो डायरेक्ट लाइन आती है और डायरेक्ट लाइन में ही हेर-फेर करते हैं। तो यार ये मेरा मोटिव था। तो उसके बाद देखो, अभी आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी चीज़ है ये कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल, राइट? अब एन ओवरव्यू ऑफ सेल में आप देखो, ओनियन पील सेल एंड ह्यूमन चीक सेल, टिपिकल सेल्स। यार ये लाइन को अब कोई अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं एंटर करेगा, राइट? बट मैंने यही चीज़ अपने दिमाग में रख के इसको एंटर किया है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड न्यूक्लियस। और मैं पूरा लाइन टू लाइन, मतलब ऐसा है कि मैंने एनसीईआरटी को छोड़ा नहीं है, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। जो बिल्कुल ही ऐसी बकवास सी लाइन होती है ना, उनको छोड़ा है। अदरवाइज मैंने कंप्लीट अपनी कोशिश की है कि पूरा लिखूं। अब जैसे यार ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, देखो शेप्स में लिखा है डिस्क, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इररेगुलर। अब इवन इररेगुलर था बट इसको हाईलाइट भी किया है बिकॉज यार ये भी एक तरह का उन्होंने दिया हुआ है कि यार शेप का, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब देन उसके बाद शेप्स ही है। एरो में मैंने लिख दिया कि शेप्स ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। एग्जैक्टली लाइन लिखी है यार बिकॉज हमें पता है एग्जाम में एग्जैक्टली लाइन ही आएगी। अब लाइन में कुछ अलग लिख देगा, वो मे की जगह शायद ऑलवेज लिख दे, राइट? ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये देखो कितनी अच्छी चीज, नर्व ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव, मेसोफिल्स राउंड एंड ओवल, ये चीजें भी लिखेंगे यार। बंदा अगर बंदा शॉर्ट नोट्स बनाता है ना, तो वो चीज ये मिस करता है बिकॉज उसको पता है कि यार मैंने शॉर्ट नोट्स में वो चीज लिखनी है जो मुझे भूल जाता है।
बट मैं वो चीज़ नहीं लिख रहा, मैं पूरी एनसीईआरटी ही लिख रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे इसको रिवीज़न भी 15 मिनट्स में देना है एंड मुझे पढ़ना भी पूरा एनसीईआरटी ही कंटेंट है। तो इसीलिए यार ये चीज़ इतनी बेनिफिट है कि थैंक गॉड करता हूँ कि यार एटलीस्ट मैंने ये लास्ट के मंथ में मैंने कम से कम 15 बार रीडिंग दी है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 15 बार एनसीईआरटी की रिवीज़न दी है बायो की। सिर्फ़ इसी वजह से। अब मैं दिखा देता हूँ कि यार ये देखो साइलेंट स्ट्रक्चर कितने पेजेस का बनाया है। एक दिस वन पेज इज ओनली वन पेज एंड देन नेक्स्ट वन, बस दो, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है और उसको मैंने 2 पेज में लिखा, कंप्लीटली एनसीईआरटी लिखा है यार, कंप्लीट। अब आप एंड वाले पेज पे देखो यार, देखो ये कुछ है, शेप्स दी हुई है ना क्रोमोसोम्स की। देखो जो मेटासेंट्रिक है ना, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, ये सब कुछ, ये भी इवन डायग्राम्स तक भी बनाई है। ये देखो सेंट्रोइड्स की डायग्राम ये भी बनाई है, क्योंकि सब कुछ वो एनसीईआरटी का है ना। बस मैंने एक चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया था कि मैं सारी डायग्राम्स तो नहीं बना सकता, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट वाली बना सकता हूँ। एक तो मैं एनसीईआरटी से समरी पढ़ लिया करूंगा एक चैप्टर पढ़ने के बाद, और एक डायग्राम्स देख लिया करूंगा। बस ये 2 चीजें मैंने अपने माइंड में रखी थी, बाकी सारा मैंने इसमें एनसीईआरटी का कंटेंट दिया था। अब आप खुद सोचो, अब आपके माइंड में आएगा। अब जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अब फर्स्ट चैप्टर पे आओ, जो मैंने फर्स्ट इस शॉर्ट नोट्स में लिखा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखना, ये सिर्फ एक पेज का है बस, और इसको पढ़ने में मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगते थे। आर यू इमेजिन, हार्डली 5 मिनट्स लगते थे, बिकॉज एक तो मैं डेली यहाँ से रिवीजन देता था, बिल्कुल टू द पॉइंट बात पे, और ऊपर से एनसीईआरटी की लाइंस, और ऊपर से यार 5 मिनट्स लगना, इट्स ट्रिमेंडस यार। और ऊपर से आपके पूरे के पूरे बायो में मार्क्स आने हैं अगर आपका पेपर एनसीईआरटी की ओरिएंटेड है तो। अभी मैं इसमें यार सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो ये चीज देखो कितनी अच्छी है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इसमें फारिंग्स था, इसमें मैंने लिखा कि कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, राइट। उसके बाद यार एक लाइन आती है बहुत अच्छी है, फारिंग्स ओपन थ्रू द ट्रैकिया रीजन ऑफ द लारिंग्स। ये मैंने आगे स्पेशल नोट डाउन किया हुआ है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन मैंने लिखा हुआ है कि फारिंग्स ओपन थ्रू द लारिंग्स रीजन ऑफ द ट्रैकिया, इसको मैंने टिक लगा रखा है कि ये राइट स्टेटमेंट है। और आप इमेजिन नहीं करोगे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, एक बार मेरे आकाश के टेस्ट में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिसपे इन्होंने यही लाइन लिखी हुई थी कि फारिंग्स ओपन थ्रू द ट्रैकिया रीजन ऑफ द लारिंग्स। मुझे उस टाइम पे यार ये अपने आप को आइडिया हो गया था कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो सबसे सही काम कर रहा हूँ। अभी एक और चीज दिखाता हूँ कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ऐसे करके डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, ये 5 पॉइंट्स लिख लिया, राइट। अब मैंने इनको ना उल्ट पलट लिखा हुआ था, और नीचे मैंने ऑर्डर लिखा हुआ था 3 2 1 4 5, क्योंकि एग्जैक्टली देखो ना, पेपर में भी आप इमेजिन नहीं करते, पेपर में भी एग्जैक्टली उलट पलट दिया होता है और हमें ऑर्डर में पूछा होता है। मैंने भी वही चीज को इंक्लूड कर रखा है। ये चीज मैंने इसलिए लिखी थी बिकॉज तब मैं ऑर्डर पर हाथ रख लेता था और फिर मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा था, मैं अपने टाइम इंप्रूवमेंट करना चाहता था। ये कितनी अच्छी चीज थी यार, कि मैं अपने शोर नोट्स तो बनाई है, बट इतने फुल फ्लेज्ड बनाए हैं कि इसमें मेरी और भी चीजें काफी ग्रोथ हो रही है। मैं एक चीज आपको मेक श्योर कर देता हूँ कि यार इस शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए मुझे ऐसा नहीं कि अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़ा, बिकॉज इसमें लगता था टाइम बहुत ज्यादा। अगर आप अलग से बैठोगे ना तो आपको कम से कम 2 या 3 घंटे तो आराम से लग जाया करेंगी एनसीईआरटी का एक चैप्टर लिखने में, और आप ये टाइम ऐसे नहीं निकाल सकते। ये मैं एक्चुअली कैसे करता था, ये ड्रॉपर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिटेड हो जाता था, बिकॉज क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये चैप्टर्स पढ़े हैं, टीचर्स कैसे पढ़ा रहा है, तो मतलब क्लास में आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये चीजें हमें थोड़ा सा पता होता है, मतलब आइडिया होता है। तो मैं ये क्लास में बनाता था। अब इमेजिन नहीं करोगे, क्लास में बनाता था कि मुझे पता था कि मान लो आज सेल स्ट्रक्चर शुरू होना है चैप्टर, तो मैं सेल स्ट्रक्चर में क्या करूंगा कि अपना एक व्हाइट पेज लूंगा, क्लास में वो पढ़ा रहे हैं साथ साथ मेरा इधर एनसीईआरटी का है बुक, मैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सुन रहा हूँ, अच्छे से सुन लिया। अब वो पता है एक टीचर स्लो ही पढ़ाता है, इतना फास्ट भी नहीं पढ़ाते, इवन ड्रॉपर बैच होने के बावजूद भी। तो वो जैसे जैसे पढ़ा रहे थे वो हमें पढ़ाते थे, एक टॉपिक पढ़ा लेते थे, जैसे टॉपिक पढ़ाते थे मैं उसी टाइम तुरंत एक पैरा होता था एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं पता है कि इतना वाइड पढ़ाते हैं टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतना वाइड पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी में उतना कंटेंट होता भी नहीं है। अगर कोई एक टॉपिक पे बात कर लें तो हम एनसीईआरटी की उस पर 4-5 लाइन्स होती हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता था मुझे आराम से लिखने में। और मैं काफी ज्यादा मतलब इस चीज को मेंटेन कर पाया, एक तो मैं डेली क्लास लगाता था इसलिए ये चीज मेंटेन हो पाई, बिकॉज अगर मैं डेली क्लास ही ना लगाता तो ये मेंटेन कैसे होता। मैं इसलिए मैंने अपने फुल ईयर में क्लास मिस नहीं की, राइट। एंड मैं डेली जैसे जैसे चैप्टर चलता था, हफ्ते में मेरा एक चैप्टर रेडी हो जाता था, और मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना। थैंक गॉड करता हूँ कि यार फाइनली इस चीज ने इतनी हेल्प की कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाया, सिर्फ इस शॉर्ट नोट्स की वजह से। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यार लास्ट का मंथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, कि उस एक लास्ट मंथ में ना एक एवरेज बच्चा भी एक टॉपर बन जाता है।
पता नहीं आप इस चीज़ में कितना बिलीव रखते हो, बिकॉज़ आपने जो 2 साल की प्रिपरेशन की होती है ना, वो आपको एंड मंथ में ही उस चीज़ का आपको शो ऑफ करना होता है। एंड अगर उसी टाइम पे आपके पास ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपने उस 2 साल में अपने अपने लिए वर्कआउट किया था, अगर वो चीज़ आपके एंड मंथ में काम नहीं आया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही होता है कि नॉर्मल बच्चा ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें कर रहा होता है, वो अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा होता है, वो अपना रेगुलरली पढ़ रहा होता है, फिर उसको पता होता है कि एंड मंथ में यार मुझे सारा सिलेबस रिवाइज़ करना है, कैसे करूँ? उसके लिए वो मेंटेन रखता है अपनी सारी चीज़ें, कॉपीज़, शॉर्ट नोट्स सब चीज़ें मेंटेन रखता है, प्रैक्टिस करता है हर क्वेश्चन्स की, टेस्ट सीरीज़ लगाता है पूरी। तो वो चीज़ें हम एंड मंथ में ही डिलीवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ यार बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि अगर आप कहो कि यार मैं 1-1 चैप्टर, 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर ही पढ़कर जाऊँ डेली का और टेस्ट में वो टेस्ट फुल सिलेबस आएगा, तो वो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इतना ही यार आज की वीडियो के लिए। मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँ अपने अकॉर्डिंग, बट इस चीज़ को ज़रूर फ़ोकस में रखना, क्योंकि मैंने इसलिए सोचा कि इस चीज़ को आपको शेयर करूँ कि ये लिटरली बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।